अपने मानसिक भावों या विचारों को संक्षिप्त रूप से तथा नियंत्रित ढंग से लिखना निबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी विषय पर अपने भावों को पूर्ण रूप से क्रमानुसार लिपिबद्ध करना ही निबंध कहलाता है। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। निधन बंध, जिसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचारपूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विषयों पर निबंध लिखे जा सकते हैं। संसार का हर विषय, हर वस्तु, व्यक्ति एक निबंध का केंद्र हो सकता है। निबंध का लेखन स्वच्छंद गति पर आधारित होना चाहिए, अर्थात निबंध ऐसा लिखना चाहिए कि लेखक का चिंतन, वैचारिक स्तर, विषय पर उसकी स्वयं की विचारधारा स्पष्ट हो जानी चाहिए। वास्तव में निबंध लिखते समय लेखक को नदी की धारा के समान बहना चाहिए, किसी अन्य के मत से प्रभावित हुए बिना। यह अत्यंत आवश्यक है कि लेखक का व्यक्तिगत परिचय या स्वार्थ विषय वस्तु को प्रभावित न करे। निबंध जानकारी, विचार या भावनाओं के संचार का एक प्रबल माध्यम है। निबंध के द्वारा व्यक्ति अपने विचारों का संचार करने में समर्थ हो सकता है। निबंध लेखन आपको एक ऐसा सुअवसर प्रदान करता है जिससे आप अपने ज्ञान को दूसरों के सम्मुख प्रकट कर सकते हैं। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। निबंध लिखने से पूर्व संबंधित विषय का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। क्रमबद्ध रूप से विचारों को लिखा जाए। निबंध की भाषा रोचक एवं सरल होनी चाहिए। निबंध के वाक्य छोटे छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए। निबंध संक्षिप्त होना चाहिए। अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। व्याकरण के नियमों और विरामादि चिन्ह का उचित प्रयोग होना चाहिए। विषय के अनुसार निबंध में मुहावरों का भी प्रयोग कर सकते हैं। मुहावरों के प्रयोग से निबंध सशक्त बनता है। निबंध के विषय पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करें। आरंभ, मध्य तथा अंत में किसी उक्ति अथवा विषय से संबंधित कविता की कुछ पंक्तियों का उल्लेख कर सकते हैं। निबंध की शब्द सीमा का ध्यान रखें और व्यर्थ की बातें न लिखें, अर्थात विषय से न हटें। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार प्रकट करें। सभी अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। वर्तनी व भाषा की शुद्धता, लेख की स्वच्छता एवं विराम चिन्हों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पाठ्यक्रम में निबंध लेखन को क्यों समाहित किया गया, आइए इस पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थी अपने विचारों को एकत्र करना सीख जाए, विचारों को संतुलित तरीके से व्यक्त कर पाए, भाषा को उपयुक्त रूप से प्रयोग करना सीखे, किसी भी विषय पर छात्रों के स्वयं के विचार हो, उनका वैचारिक स्तर निश्चित हो सके, संवेदात्मक व वैचारिक स्तर पर परिपक्व हो सके, वे अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दे पाए, अपने विचारों को दृढ़ता से रखना सीख सके, आलोचना दृष्टिकोण विकसित हो, रटंतु तोता न बनकर विचारशील प्राणी बन सके। निबंध लेखन की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले शीर्षक आकर्षक होना चाहिए ताकि लोगों में निबंध पढ़ने की उत्सुकता पैदा हो जाए। परंतु यदि आप परीक्षा में बैठे हैं तो आपको शीर्षक पहले से ही दिया गया होगा। दूसरा है प्रस्तावना। निबंध की श्रेष्ठता की यह नींव होती है। इसे हम भूमिका भी कह सकते हैं। यह अत्यंत रोचक और आकर्षक होनी चाहिए, परंतु यह बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। भूमिका इस प्रकार की हो जो विषय वस्तु की झलक प्रस्तुत कर सके, जो कि पाठक को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। निबंध की शुरुआत किसी सूक्ति, श्लोक या किसी उदाहरण से करनी चाहिए। अच्छी प्रभावोत्पादक पंक्तियों का प्रयोग परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे विद्यार्थी को अच्छे अंक प्राप्त होने में मदद मिलेगी। आकर्षक
प्रारंभ पाठक या परीक्षक के मन में निबंध को आगे पढ़ने के लिए उत्सुकता जगाता है। निबंध में विषय का संक्षिप्त परिचय और वर्तमान स्वरूप भी विद्यार्थी को भूमिका खंड में देना चाहिए। भूमिका लिखते समय यह बात ध्यान रखनी चाहिए, बहुत आवश्यक है कि भूमिका का विषय से सीधा जुड़ाव होना चाहिए। तीसरा है विषय विस्तार। इसमें 3 से 4 अनुच्छेद में विषय के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट किए जाने चाहिए। प्रत्येक अनुच्छेद में एक एक पहलू पर विचार किया जाना चाहिए। यह निबंध का सर्व प्रमुख अंश होता है। इनका संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। यही निबंधकार अपना दृष्टिकोण प्रकट करता है। जब कोई निबंध लिखना हो तो रफ लिख लेना चाहिए। पहले क्या बताना है, कुछ पंक्तियों को जो है लिख लेना चाहिए, उसके बाद उसे अनुच्छेद में लिखना चाहिए। चौथा है उपसंहार। यह निबंध के अंत में लिखा जाता है। इस अंग में निबंध में लिखी गई बातों का सार के रूप में एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसमें संदेश भी लिखा जा सकता है। उपदेश, दूसरों के विचारों को उद्धृत कर कविता की पंक्ति के माध्यम से हम निबंध को समाप्त कर सकते हैं। नमस्ते बच्चों, आज हम लोग निबंध लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। निबंध गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। विधा का अर्थ होता है प्रकार। निबंध शब्द का अर्थ है अच्छी तरह बधा हुआ, अर्थात अपने विचारों को गठी हुई भाषा में बांध कर रखना ही निबंध कहलाता है। निबंध की भाषा सरल, सुबोध तथा परिमार्जित होनी चाहिए। जो लिखना है या जिस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने हैं, उसकी पूर्व तैयारी अच्छी तरह से करनी चाहिए। पूर्व तैयारी का अर्थ है लिखे जाने वाले निबंध की अधिक से अधिक सामग्री, जानकारी एवं स्पष्टता मन में होनी चाहिए। विशद अध्ययन, वाचन एवं निरीक्षण से ही ऐसा संभव हो सकता है। जिस विषय पर निबंध लिखा जाए उसकी मर्यादा को ध्यान में रखकर सारी महत्वपूर्ण बातों का समावेश करने का प्रयत्न करना चाहिए। निबंध के निम्नलिखित 5 प्रकार हैं: वैचारिक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, कल्पनात्मक निबंध, चरित्रात्मक निबंध और आत्मकथात्मक निबंध। आज हम इन 5 प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला प्रकार है वैचारिक निबंध। वैचारिक संबंध में एक ही विषय पर उसके पक्ष में साथ साथ विपक्ष में जानकारी दी जाती है। अंत में अनुभव निश्चित मत व्यक्त करना पड़ता है। ऐसे निबंध में विचारों की स्पष्टता और तर्क शुद्धता को महत्व दिया जाता है। कुछ विषय मैं यहाँ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। नंबर 1, छात्र और अनुशासन। इसमें छात्र और अनुशासन 2 शब्द के द्वारा, अर्थात छात्र के विषय में और छात्र किन किन अनुशासनों को समझे, उसका पालन करें, इस विषय पर एक वैचारिक निबंध के रूप में हमें लिखना पड़ता है। दूसरा है दहेज एक सामाजिक अपराध। दहेज जो है आज समाज का एक अपराध है। दहेज लेना और देना दोनों ही एक सामाजिक अपराध के रूप में हमें इस निबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने होते हैं। तो इसके लिए हमें दहेज की अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि दहेज क्या है, समाज में उसका किस प्रकार जो है प्रचलन चल रहा है और किस प्रकार एक अपराध के रूप में ये है, इसे व्यक्त करना होता है। तीसरा है महंगाई एक भीषण समस्या। बच्चों, आज हम महंगाई जैसी समस्या से त्रस्त हैं। आज हम देख रहे हैं आमदनी जो है बहुत कम है और महंगाई 4 गुना बढ़ी हुई है। यानी 1% पगार है तो 4% महंगाई है। इस समस्या को हमें इस अपने विचार के रूप में इस निबंध को लिखना होता है। दूसरा प्रकार है वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में सूत्रबद्ध वर्णन निबंध की आत्मा होती है। किसी व्यक्ति, गांव, शहर, नदी, पहाड़, संस्था, पक्षी, विषय कोई भी हो,
उसे वर्णन के माध्यम से पाठकों के सामने रखना पड़ता है। वर्णन करते समय उसका हूबहू चित्र प्रस्तुत होना चाहिए, ना कि किसी प्रकार की कोई कल्पना होनी चाहिए। जो जैसा है इस निबंध में वैसा ही प्रस्तुत करना चाहिए। भाषा धारा प्रवाह आकर्षक, नावीन्यपूर्ण एवं परिणामकारी होना चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ विषय रखे हैं। वर्षा ऋतु के बारे में जब भी हम लिखते हैं तो जैसे ऋतु के बारे में जानकारी होती है वैसा ही हकीकत वास्तविक रूप हम अपने निबंध में लिखते हैं। दूसरा है मेरा प्रिय खेल। आपको जो भी खेल पसंद है, क्यों प्रिय है, क्या कारण है, वह सच्चाई जो है आपको इस निबंध के द्वारा वर्णन करनी पड़ती है। तीसरा, बगीचे में 1 घंटा। कभी कभी ऐसा विषय भी आता है, प्लेटफॉर्म पे 1 घंटा, बगीचे में 1 घंटा, विज्ञान प्रदर्शनी में 1 घंटा। इस प्रकार के जो निबंध आते हैं उसमें आपने बगीचे में 1 घंटा कैसे व्यतीत किया, उसका आपने क्या क्या आँखों द्वारा दृश्य देखा, उसका हूबहू वर्णन इस प्रकार के निबंध में करना चाहिए। तीसरा प्रकार है कल्पनात्मक निबंध। इस निबंध में किसी एकाध विषय की वास्तविकता को सामने रखकर उस विषय के संबंध में अपने मन में उभरी हुई सुरम्य आदर्श कल्पनाओं को सूत्रबद्ध ढंग से शब्दांकित किया जाता है। ऐसे निबंधों में अपना कल्पना चित्र कितने प्रभावी ढंग से हम अंकित कर सकते हैं, इस पर निबंधों की गुणवत्ता पर निर्भर होती है। यहाँ पर मैंने कुछ विषय दिए हैं। यदि परीक्षाएं न होती, अब ये आप कल्पना द्वारा बता सकते हैं कि यदि परीक्षाएं न होती तो क्या क्या हो सकता था। ये केवल कल्पना आपको व्यक्त करना है इस निबंध में। यदि मैं प्रधानमंत्री होता शब्द ही इस बात का प्रतीक है कि यह एक कल्पनात्मक निबंध है। यदि आप प्रधानमंत्री होते तो देश के लिए क्या क्या करते, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं अपने कल्पना को निबंध के रूप में प्रस्तुत करने के लिए। यदि आप प्रधानमंत्री होते तो क्या क्या करते। यदि मोबाइल न होता, आज के युग में मोबाइल बहुत ज़रूरी वस्तु बन गई है, आज लोग मोबाइल के बिना रह नहीं सकते हैं, तो आप अपनी कल्पना द्वारा यह व्यक्त कर सकते हैं यदि मोबाइल न होता तो क्या होता। यह इस प्रकार कल्पना के द्वारा निबंध लिखा जाता है। निबंध का चौथा प्रकार है चरित्रात्मक निबंध। इसमें व्यक्ति विशेष के यानी चरित्रात्मक निबंध में किसी महान व्यक्ति, नेता, समाज सेवक, संत, कवि, लेखक और वैज्ञानिक आदि के जीवन के अंतर्बाह्य अंगों का, उसके कार्यों का, विशेषताओं का संक्षेप में चित्रण होता है। अंत में उस महान व्यक्ति के कार्यों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, हमें क्या संदेश मिलता है, इसे संक्षेप में लिखा जाता है। यहाँ पे मैंने 3 महान लोगों का विषय दिया है, महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम और मेरा प्रिय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। इन तीनों ही महान व्यक्तियों के विषय में हमें क्या जानकारी है, वो जानकारी वास्तविक होनी चाहिए और उनके द्वारा किए गए क्या क्या कार्य हैं और साथ ही हमने उन कार्यों से क्या सीखा है, क्या प्रेरणा ली है या हमें क्या संदेश मिला है, इस विषय में हमें जानकारी जो है इस निबंध के द्वारा देनी होती है। 5वां प्रकार है आत्मकथात्मक निबंध। आत्मकथात्मक का अर्थ होता है अपने बारे में स्वयं अपने शब्दों में लिखना। बाकी निबंधों से यह निबंध बिल्कुल अलग है। वह सजीव हो या निर्जीव, उसे वह मैं खुद हूँ ऐसा मानकर उसके बारे में जो जानकारी देनी हो, अपने विचार व्यक्त करने हो, वह खुद कह रहा या कह रही ऐसी कल्पना करके उन विचारों को उसके शब्दों में अर्थात उत्तम पुरुष में व्यक्त करना आवश्यक है। जैसे यहाँ पर लिखने वाले का अपना शब्द नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने विषय दिया है फूल की आत्मकथा। जब भी हम यह निबंध लिखेंगे तो वह शब्द केवल फूल के होने चाहिए, ना कि अपने। कई बार परीक्षा में बच्चे इस निबंध को लिखने में एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। वे
फूल के शब्दों में न लिखकर अपने शब्दों में, अर्थात वो फूल की कहानी लिख बैठते हैं और यह निबंध पूरा का पूरा गलत माना जाता है। ऐसे निबंध पर कोई नंबर नहीं मिलते। इसलिए इस निबंध को जब भी हम चुनें तो बहुत ही ध्यानपूर्वक चुनते हुए हम यह समझें कि जब भी कभी आत्मकथात्मक निबंध लिखना है तो वह जिस निर्जीव या जिस सजीव वस्तु व्यक्ति जिसके बारे में भी आत्मकथा लिखनी है, वह आत्मकथा उसके अपने जो है उसके अपने शब्दों में होना चाहिए। जैसे मैं रुपया बोल रहा हूँ, अब रुपया एक निर्जीव है, लेकिन जब वह आत्मकथा बताएगा तो रुपया स्वयं अपने शब्दों द्वारा अपनी आत्मकथा बताएगा। इस आत्मकथा को इस प्रकार जो है लिखा जाता है। घायल सैनिक की आत्मकथा। अब यहाँ पर घायल और सैनिक दो शब्द हैं। सैनिक अपनी आत्मकथा कब सुना रहा है? जब वह घायल है। अब वह घायल अस्पताल में भी हो सकता है, घायल मैदान में भी हो सकता है, वह घायल जो है अपने घर में भी हो सकता है, लेकिन जब वह अपनी जो है आत्मकथा सुनाएगा तो वह सैनिक की आत्मकथा उसके अपने शब्दों में ही होनी चाहिए। इसलिए बच्चों, यह अन्य निबंधों से बिल्कुल अलग निबंध माना जाता है। जब भी इस विषय को हम चुनें, बहुत सोच समझ कर चुनें और शुरुआत जो है जब भी हम लिखें आत्मकथा, जिस वस्तु जिस व्यक्ति के बारे में यह आत्मकथा है, जैसे फूल की आत्मकथा, तो फूल के ही अपने शब्दों में यह निबंध व्यक्त होना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको निबंध और उसके प्रकार अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद। साधारण रूप से निबंध के विषय परिचित विषय होते हैं, यानी जिनके बारे में हम सुनते, देखते व पढ़ते रहते हैं, जैसे धार्मिक त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, मौसम आदि। फिर भी एक सफल निबंध की श्रेष्ठता है कि हम समसामयिक विषयों पर ही अगर निबंध लिखें तो वह सफल निबंध माना जा सकता है। जैसे आज का समय कोरोना बीमारी के वजह से जो लॉकडाउन है, कोरोना विषय के आधार पे भी हम बहुत अच्छा निबंध लिख सकते हैं। कोरोना का कहर या कोरोना एक भीषण समस्या या लॉकडाउन के कारण बढ़ती हुई आर्थिक मंदी, इन विषयों पर हम समसामयिक घटना के आधार पे हम निबंध लिख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये निबंध लेखन का लेसन समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। धन्यवाद।